पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी दुनिया में सबसे लोकप्रिय हैं। चलिए, लेकिन ये अविश्वसनीय अकल्पनीय इसलिए है कि हम हंगर इंडेक्स पर भी सर दुनिया में नाम कमा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, अभी जो आपने स्टेटमेंट सुनी ये कहना है राज्यसभा के एमपी मनोज कुमार झा का। उनकी स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी की। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी पॉपुलर हैं या नहीं। एक यूएस बेस्ड एजेंसी का मानना है कि मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। अब इसके क्या रीजंस हैं, आइए जानते हैं। मोदी एक एक्शन टेकर है और वो इस बात को जनता में मनवाते भी हैं, या कह सकते हैं कि ग्लोरीफाई भी करते हैं। उन्होंने बहुत सारे सडन डिसीजंस भी लिए हैं, जैसे कि नोटबंदी, आर्टिकल 370 को हटाना या जीएसटी। अब इन डिसीजंस का पॉजिटिव इम्पैक्ट आया या नेगेटिव, लोगों में ये फीलिंग है कि एटलीस्ट वो डिसीजन तो ले रहे हैं। सेकेंड रीज़न इज़ वीक ऑपोजिशन। अगर हम कांग्रेस को एज एन ऑपोजिशन भी कंसिडर करते हैं, उनकी कमज़ोरी इसी बात से पता लग जाती है कि उन्हें 2019 लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 52 सीटें मिली थी। वैसे में पब्लिक के पास ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। थर्ड रीज़न इज़ एग्रेसिव डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़। प्रेजेंट गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि हमें भी वर्ल्ड हेजीमनी का हिस्सा बनना है। जब भी दुनिया में कोई मेजर इवेंट होगा, इंडिया को भी कंसल्ट किया जाना चाहिए, चाहे वो कोविड इशू हो, क्लाइमेट चेंज या टेररिज्म। फोर्थ रीज़न इज़ दैट मोदी इज़ आइडलाइज्ड बाय बीजेपी एज सेवियर ऑफ हिंदुइज्म। भारत के इतिहास को देखते हुए हमें कह सकते हैं कि रिलीजन हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर हिंदुओं की बात करें तो हम डिनाई नहीं कर सकते उनकी सफरिंग्स को, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों जिन्हें अपने ही घरों से भगा दिया गया, अरब इन्वेजन्स हो जिनमें मंदिरों को लूटा गया, तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ को बर्बाद कर दिया गया। अब रिलीजन के नाम पर सोसाइटी में पोलराइजेशन किया जा रहा है या नहीं, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। नेक्स्ट रीज़न इज़ बायस्ड मीडिया। इसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। 2020 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई तो एक न्यूज़ एंकर ने दिल्ली वालों को मुफ्तखोर कह दिया, क्योंकि उन्होंने फ्री बिजली, पानी और एजुकेशन के लिए वोट किया। वहीं 2022 में जब यूपी इलेक्शंस में बीजेपी ने फ्री राशन दिया तो उसी न्यूज़ एंकर ने उसे चाणक्य नीति कह दिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब इन सभी और बहुत सारे फैक्टर्स ने प्रधानमंत्री जी की पर्सनालिटी को एक टेफ्लॉन इफेक्ट दे दिया है। मतलब अगर सरकार की कोई पॉलिसी या डिसीजन सक्सेसफुल रहते हैं तो क्रेडिट प्रधानमंत्री को मिलता है, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम की है या फिर उसे जस्टिफाई किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी महंगाई को जस्टिफाई करने के लिए ये कहता है कि अगर महंगा प्रधानमंत्री रखना है तो महंगाई भी सहनी पड़ेगी, लेकिन वहीं जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उस पर कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है। अब प्रोफेसर झा के स्टेटमेंट की दूसरी ओर चलते हैं। बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, जिसमें 2021 में हमारा रैंक था 101। सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। पिछले 20 साल की बात करें तो फूड प्रोडक्शन 198 मिलियन टन से 269 मिलियन टन तक बढ़ा है, लेकिन फिर भी कुपोषण की स्थिति बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण है गरीबी। लोगों के पास रिक्वायर्ड परचेजिंग पावर नहीं है। पिछले एक साल में ऐसे लोग जिनकी डेली अर्निंग्स $2 से भी कम है, वो दोगुना हो गए हैं। खुशहाली यानी हैप्पीनेस की बात करें तो हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में हमारा रैंक था 139। इसका सबसे बड़ा कारण है जीडीपी ऑब्सेशन। हमारी जीडीपी तो कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है, लेकिन आम जनता का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घट रहा है। इसे फर्दर एक्सप्लेन करती है ऑक्सफैम रिपोर्ट, जो कि इंडिया को हाईली अनइक्वल कंट्री कहती है। इसका मानना है कि इंडिया के टॉप 10 अमीर लोगों के पास कंट्री का 57% पैसा है और बॉटम हाफ पॉपुलेशन के पास सिर्फ 13%। फर्दर यहाँ पर भारत की प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में भी कहा गया है, जो कि बेस्ड है वेस्ट के न्यू लिबरलिज्म पे। देखिए, इंडिया एज अ कंट्री डिफरेंट है वेस्टर्न कंट्री से। हमारे अपने इश्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है जिसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इंडिया बिलीव्स इन सोशल जस्टिस, लेकिन नियो लिबरलिज्म प्रैक्टिकलिटी में इस कंसेप्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सरकार किसी अच्छी खासी पीएसयू को बेचती है तो उसे ख़रीदने वाला कोई बिलियनर ही होगा। प्राइवेटाइज होने के बाद काफ़ी सारी हिडन चीज़ें जो पीएसयूज़ करती थी वो नहीं होंगी, जैसे कि वर्कर्स कम कर दिए जाएंगे, वेजेस कम हो जाएंगी, रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा और ये हायर ऑफिशियल्स में बंटेगा। अब इससे जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन आम जनता का भला नहीं हुआ। एक केस स्टडी के अकॉर्डिंग 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें अमेरिका और बहुत सी कंट्रीज़ को काफ़ी लॉस हुआ था, कहा जाता है कि इंडियन इकॉनमी उस वक्त भी काफ़ी स्टेबल थी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड पीएसयूज़। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए।
लिमिटेड और कंट्रोल्ड प्राइवेटाइजेशन बहुत सारे एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए ताकि हर घर में इनोवेशन को बढ़ावा मिले। अपनी स्पीच में प्रोफेसर झा एज ऑफ एंगर नाम की एक बुक को कोट करते हुए कहते हैं दैट दिस इज़ द एरा ऑफ मास इल्यूजन, यानी कि लोगों को डिविएट किया जा रहा है असली मुद्दों से, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन। ये सारे पर्सपेक्टिव्स जानकर हम ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ पर डिबेट होनी चाहिए। भारत की पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रही है, जिसमें हमें अपने लोगों को देश के लिए एसेट बनाना है, ना कि लायबिलिटी। देखिए, भारत के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी निकल कर आती हैं, लेकिन प्रोफेसर झा की इस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या मानना है? प्लीज़ शेयर।